अग्निपथ अकेडमी में स्वागत है। मेरा नाम विश्वेंद्र सिंह जादव ने और आप देख रहे हैं अग्निपथ अकेडमी का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। ना तू रुकेगा कभी, ना तू थमेगा कभी, ना तू मुड़ेगा कभी। मेरे साथ कर शपथ, कर शपथ, कर शपथ, क्योंकि यह तेरा अग्निपथ, अग्निपथ, अग्निपथ। आप सभी लोग मॉडर्न हिस्ट्री अर्थात आधुनिक भारत के सत्र में उपस्थित हैं। आधुनिक भारत के सत्र के तहत मैंने आपको कल क्या कराया था? मैंने कल बताया क्या क्या पढ़ेंगे। क्या बताया था? क्या क्या पढ़ेंगे। मैंने पहला टॉपिक लिखाया यूरोपियों का आगमन। क्या लिखाया था? यूरोपियों का आगमन लिखाया था। तो आज हम शुरुआत करने वाले हैं यूरोपियों के आगमन से। यूरोपियों का आगमन। सबसे पहली बात तो यह है, क्या इससे पहले कभी यूरोपी नहीं आए थे? आए थे बाबा, आए थे। हमें पता है सिकंदर कौन था? यूनानी था, यूरोप से आया था। हमारे यहां व्यापार होता था यूरोप से, खूब घना व्यापार होता था। लेकिन था क्या? लेकिन था क्या? जैसे ये है भारत, ये है भारत और ये है आपका, थोड़ा सा एवं बनेगा आज तो। अरे ज्यादा ही कुछ गलत बन गया भाई। ये आपका क्या है? ये है आपका वैसे तो नहीं लग रहा, हाँ सही है, अफ्रीका। और यहां था यूरोप। तो पहले क्या था? और यहां था मध्य एशिया। तो पहले ऐसे होकर के आया करते थे, ऐसे आए, या फिर ऐसे करके ऐसे आए, या फिर ऐसे करके ऐसे आते थे। लेकिन अब होता क्या था? अब की बार वो कैसे आए? वो इस बार कैप ऑफ गुड होप, यहां पर क्या है? कैप ऑफ गुड होप होते हुए भारत की तरफ आ रहे थे। समुद्री मार्ग से आ रहे थे, एक नए समुद्री मार्ग की खोज कर रहे थे। ऐसी आवश्यकता उन्हें क्यों पड़ गई कि वो इस मार्ग से आ रहे हैं? यहां पर आपका यूरोप में पुर्तगाल है, यहां पर आपका स्पेन है, फिर फ्रांस है, फिर जर्मनी है। चित्र पे ना जाना, कला मेरी बहुत अच्छी है, मैं बहुत अच्छे मानव चित्र बनाता हूं। अगर विश्वास ना हो तो पिछले वीडियो मेरे देख लेना, आपको लगेगा कि इसका तो फोटो खींचने को बनता है, इसलिए ना जाना। फिर भी मैंने लगभग सही बना दिया है, लेकिन आपकी इंफॉर्मेशन बिल्कुल सही है। पुर्तगाल है, स्पेन है, फ्रांस है, फिर जर्मनी है। तो हुआ क्या? यहां पर एक देश देखा होगा आपने, यहां पर तुर्की, तुर्की था। तो मध्यकाल में ईसाइयों और मुसलमानों में हुआ युद्ध, जिसे धर्म युद्ध नाम दिया गया। क्या दिया गया? धर्म युद्ध नाम दिया गया। ईसाइयों में धर्म युद्ध हुआ, और धर्म युद्ध हुआ, उसमें ईसाई हार गए। और ईसाई हारने के बाद धीमे धीमे यूरोप की तरफ पलायन करने लगे मध्य एशिया से। अब पलायन कर रहे थे तो क्या हुआ? अब यहां पर कब्जा किसका है? यहां पर जो कब्जा है वो मुसलमानों का है, तुर्की का है। किसका है? इससे पहले ओटोमन साम्राज्य कहते थे। क्या कहते थे? ओटोमन साम्राज्य कहते थे। ये बहुत बड़े क्षेत्र में था। ये क्या था? बहुत बड़े क्षेत्र में था। आप मानिए इतने बड़े क्षेत्र में था कि अगर हम मैप ले लेते हैं, थोड़ा सा हमें आसानी हो जाएगी। देखिए ये है आपका, क्यों चमक रहा है भाई? तुर्की, टर्की बोलते हैं इसे, ठीक है। यहां से लेकर इनका जो साम्राज्य फैला हुआ था, इतने बड़े साम्राज्य में फैला हुआ था। अब इतने बड़े साम्राज्य में फैला हुआ था, अब इन्होंने कुस्तुतुनिया पर भी साम्राज्य कर लिया 1453 में। अब कुस्तुतुनिया पर इन्होंने जब कब्जा कर लिया तो जो इधर से समुद्री मार्ग था, ऐसे करके आते थे पहले व्यापारी, ईरान होते हुए, फारस की खाड़ी होते हुए से, या फिर कुछ व्यापारी ऐसे करके लाल सागर से होते हुए आते थे। बात समझो, आधा स्थल का आधा समुद्री मार्ग। लेकिन जब यहां पर ओटोमन साम्राज्य का स्थापित हो गया तो स्पेन और वेनिस के जो व्यापारी थे उनका इस मार्ग पर कब्जा था। इधर क्या था? नए राज्य बने थे। एक तो बना था पुर्तगाल,
और एक बना था स्पेन। इसके बाद क्या है, फ्रांस, और इसके बाद है जर्मनी। मैंने इसे बताया था। तो इनका जब साम्राज्य बना था तो इनको, इनके व्यापारियों को इधर से क्या व्यापार करने नहीं दिया इन लोगों ने। तो अब इनको नहीं व्यापार करने दिया तो इन्होंने क्या की, नए नए मार्गों की खोज क्या की। तो पहले पहले यहां पहुंचते हैं ये, और यहां से फिर कहां पहुंचते हैं, यहां से ये भारत पहुंचते हैं। कहां पहुंचते हैं, भारत पहुंचते हैं। इतनी बात समझ में आ गई होगी। अगर आ गई इतनी बात, अब सोचिए कि अब हम ये देखेंगे कि यूरोपियों में कौन कौन आया, कौन कौन आया। अगर हम आगमन की बात करें तो सबसे पहले पुर्तगाली आए। कौन आए थे, पुर्तगाली आए। उसके बाद कौन आया, मैंने कल बताया था, मैंने कल बताया था, लेकिन भूल गए होंगे क्योंकि आप कल की क्लास को पिछले जन्म की क्लास समझकर पढ़ते ही नहीं हो, देखकर बोल रहे हो। डच आया था, डच के बाद अंग्रेज आया जिसने हमें अंग्रेजी पीना सिखाया। फिर डेनिस आए और फिर फ्रांसीसी आए थे। कौन आए थे, ये पेपर में पूछ लेगा, पूछ लेगा। यूरोपियों का आगमन का क्रम लगाएं, क्या लगाएं। अब इसमें सबसे पहले कौन आया, सबसे पहले आए, समझ में आ गया। और ये सबसे बाद में गए, सबसे बाद में गए। ये गोवा में रह गए थे, गोवा में रह गए थे। गोवा कब आजाद हुआ, क्या 1947 में, कब आजाद हुआ था, किसी को पता है? 1966 में। कब आजाद हुआ था, 1900। इनसे पूछा गया पुर्तगालियों से कि अरे भाई अब तो खाली कर दो, सब चले गए, फ्रांसीसी चले गए, अंग्रेज चले गए, तुम क्या ये कहते हैं, ये क्या कहते हैं बताए, पुर्तगाल यहां पर है, ये कहते हैं कि ये तो हमारा देश है, हमारे देश का हिस्सा है। भारत सरकार की सनक गई, भारत सरकार ने सेना भेज दी, ये मात्र 10 घंटे में हार गए। हार तो 2 ही घंटे में गए थे, पहुंचने में हमारी सेना को उतना टाइम लगा था। सोचो, जो अब तो जाओगे या जूता खाओगे, बिना जूता खाए नहीं गए, जूता खाया गए और गोवा मिला लिया हमने अपने राज्य में। आज गोवा हमारे शान है। गोवा के बीच पर जो आंखों को आनंद मिलता है वो आप समझते होंगे। तो वही गोवा था। ये सब हुआ क्यों, आज भी आप गोवा को देखो तो पुर्तगाली संस्कृति मिलती है वहां पर, बड़े बड़े मुकुट बांधकर और एक प्रोग्राम करते हैं वो लोग। वो सब क्या है, पुर्तगाली संस्कृति है। क्या है वो, पुर्तगाली संस्कृति। क्योंकि कई 100 साल यहां रहे ये, क्या रहे, कई 100 साल। 1510 में इन्होंने इस गोवा पे कब्जा किया और सोचो 1966 में गए तो रंग नहीं जाएंगे हमारे अंदर, बस गए थे। क्या हो गया था, बस गए थे। सबसे पहले आए और सबसे बाद में गए थे। इतनी बात अगर आपको समझ में आ गई होगी तो हम आगे बढ़ते हैं। क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब बात ये आती है कि पुर्तगाल, अब ये जो यूरोप है आधुनिक काल में ही क्यों आ रहे हैं, आधुनिक काल में ही क्यों आ रहे हैं, इसको हमें समझना है। तो पहले इसको हमको हटाकर एक तरफ रखना होगा, ठीक है। सुहाना मैडम ले लो, आज तो सम्मान से। देखिए है क्या, हुआ क्या, यूरोपीय भारत क्यों आए, बात क्या है, यूरोपीय भारत क्यों आए, यूरोपीय भारत क्यों आए, पहले ये समझते हैं यूरोपीय भारत क्यों आए। अगर आप प्राचीन काल, एक क्या है प्राचीन काल, एक है मध्यकाल, एक है आधुनिक काल, 3 कालों में अधिकांश इतिहास को बांटा जाता है। इतनी बात समझ में आ गई। हम यूरोप की बात कर रहे हैं। तो प्राचीन काल में क्या था, यहां पर रोमन साम्राज्य था और यूनानी साम्राज्य था। रोमन साम्राज्य और यूनानी साम्राज्य, तब ईसाई नहीं थे ये लोग, ईसा मसीह को जानते भी नहीं थे। कौन ईसा मसीह पता नहीं, होंगे कोई अपने अपने। उसमें क्या हुआ, रोमन साम्राज्य यूनानी साम्राज्य था, ये प्रकृति पूजक थे,
बुतों की पूजा करते। किसकी पूजा करते? बुतों की पूजा करते थे। पंख वाले देवता होते थे, पंख वाले घोड़े होते थे। लेकिन था क्या? किसी धर्म का इन पर कोई पाबंदी नहीं थी। अपने मन से धर्म को मानते थे, व्यक्ति को वैल्यू देते थे। किसको? व्यक्ति को वैल्यू देते थे, व्यक्ति को, अर्थात लौकिक संसार की वैल्यू थी। स्वर्ग, मरने के बाद स्वर्ग में आपको बड़ी कढ़ाई में एक बड़े 2 सींगों वाला व्यक्ति तलेगा। अरे पकोड़ा हो का? पकोड़ा हो तो तलेगा तुम्हें, पकोड़ा नहीं हो, ऐसा नहीं था यहां पर। लेकिन धीमे धीमे ईसाई बनते गए और ईसाई धर्म का उत्कर्ष हुआ। क्या हुआ? उत्कर्ष हुआ। अब ईसाई धर्म में क्या होती है? चर्च होती है। क्या होती है? चर्च होती है। चर्च होती है, इसमें एक पादरी होता है। कौन होता है? पादरी होता है, जिसे लोग फादर कहते हैं। जो फादर कहते हैं, आजकल तो क्या है, तो चर्च वाले स्कूल है ना, ईसाइयों वाले स्कूल, उसमें प्रिंसिपल को फादर और जो क्या बोलते हैं, और जो मैडम होती है उन्हें सिस्टर या मदर कहा जाता है। फादर, मदर, सिस्टर। तो एक फादर नहीं है, अब तो निरी सारी मदर, निरे सारे फादर। समझ में आ गया? जब सिस्टर कहता है तो पापा को दिक्कत होती नहीं, तो मदर कहता है तो कोई दिक्कत नहीं होती बच्चे को। ये भी खास वो है। तो चर्च थी, चर्च ने समाज पर अंकुश लगाया। क्या लगाया? अंकुश लगाया कि उन्होंने कहा ये नहीं कर सकते, कि वो नहीं कर सकते, कि ऐसा नहीं कर सकते कि और जो पादरी थे ना, धर्म के नाम पर औरतों को अपने चर्च में बुलाते और उनका यौन शोषण करते। धर्म के नाम पर लोगों को भटकाते, समाज का विकास नहीं होने देते, नए विचारों को दबा देते। कहते कि हम जो कहें वही नियम है, हमारी चर्च, हमारी बाइबल में ऐसा लिखा है, तो लिखा हो ना लिखा हो, ये बोल देते थे। इन्होंने इतना भ्रष्टाचार किया कि जो समाज का यहाँ प्राचीन काल में जो बहुत विकास हो रहा था, ये विकास रुक गया। क्या हो गया? मोदी वाला विकास नहीं है, जो होता ही नहीं है, ये विकास रुक गया। क्या हो गया? रुक गया विकास। लेकिन यहां क्या हुआ? यहां पर हुआ मुसलमानों का हमला, मुस्लिम आक्रमण, मतलब युद्ध हुआ। और चर्च ने कहा था आप चिंता ना करो, हम भले ही कमजोर हैं, लेकिन हमारे ईश्वर आएंगे और इनकी तलवारों को पानी, हमारी तलवारों को गोले बना देंगे। फेंक रहे थे, मुसलमानों ने मारा, इनकी पोल खुल गई। क्या खुल गई? इनकी पोल खुल गई। जब पोल खुली तो लोगों का विश्वास हटने लगा। विश्वास, फिर देखो अब विश्वास आ गया, विश्वास कम हुआ और इन्होंने पादरियों की बात मानना कम कर दिया। अब ये यहां से हार रहे थे, मुसलमानों से हारे थे, तो एक मध्य एशिया को जोड़कर कहां जा रहे हैं? यूरोप में जा रहे हैं। तो रोमन साम्राज्य और यूनानी साम्राज्य में जो किताबें लिखी गई थी, उन किताबों को साथ लेके जा रहे हैं। तो फिर क्या हो रहा है? उन किताबों को दोबारा पढ़ा जा रहा है और देखा जा रहा है कि हम प्राचीन काल में ऐसे थे और मध्य काल में चर्च ने हमें या पादरियों ने हमें ऐसा बना दिया कि अब हमारा विकास ही नहीं हो रहा। इससे क्या हुआ? लौकिक जीवन में क्या हुआ? पुनर्जागरण की भावना, नए नए विचारक आने लगे, वो चर्च का विरोध करने लगे। क्या करने लगे? चर्च का विरोध करने लगे। तो आधुनिक काल कब से आया? जब से पुनर्जागरण हुआ। पुनर्जागरण का मतलब क्या था? हम यहां पर जागे हुए थे, लेकिन हम बीच में किसी कारण यहां सो गए, अब हम पुनः जागना चाहते हैं। इसलिए क्या हुआ? प्राचीन काल का पुनर्जागरण हुआ। प्राचीन काल में जो अच्छी अच्छी बातें थी उनको अपनाया। जैसे भारत के संदर्भ में अगर देखें, एक होती है वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता, आप बताओ, भारतीय समाज में एक बुराई नहीं है कि बाल विवाह होता है। बाल विवाह एक बुराई है? अभी भी हो रहा है, पहले तो बहुत होता था। क्या सती प्रथा एक बुराई नहीं है? क्या विधवा विवाह ना होना, पूरा समझ लेना, जो विधवा विवाह बुराई ना, विधवा विवाह ना होना बुराई नहीं है। कोई लड़की जो 21 साल में थी, उसकी किसी बैल से हुई शादी और वो बन गई एम्बुलेंस। समझ में आ गया? देखा एम्बुलेंस को आपने? एक वो लगाई होती है, ऐसी लड़कियां शादी करके ना एम्बुलेंस बन जाती हैं, देखा है? और किससे हुई शादी? उसकी बैल गया मर, वो हो गई विधवा, लेकिन उसके घर वालों ने सती नहीं किया उसे। क्या नहीं किया? अब विधवा पूरा जीवन ऐसे ही बिताएगी। फिर कहेंगे कुलटा है, कुलच्छनी है। अरे 21 साल की लड़की है, अगर अपनी यौन क्रियाओं को पूरा नहीं करेगी तो भटकेगी। अगर या तो आप शादी कर दो उसकी,
तो यौन क्रियाओं को पूरा करेगी, नहीं तो जुगाड़ तो बनाएगी। फिर आप उससे उल्टा कहोगे कैसे, वो तो इतनी उम्र है ही नहीं। 45 साल की कोई औरत अगर विधवा होती है तो मान सकते हैं यौन क्रियाओं को रोक सकती है, यौन क्रियाओं पर, लेकिन 21 साल की लड़की या 21 साल का लड़का कंट्रोल नहीं कर सकता, फिर उसको कुलच्छना कहते हैं कि ये तो कुलच्छना पैदा हुई है। ऐसा नहीं है, ऐसा गलत है। गलत क्या है? गलत है। हंसने वाली बात नहीं है, बताता हूं, लेकिन समाज की सच्चाई को बताता हूं। ध्यान रखना, समाज की बुराइयों को बताता हूं। ये सब वैदिक सभ्यता में नहीं था। बाल विवाह नहीं होते थे, अच्छी उम्र पर शादी होती थी, सती प्रथा नहीं थी, विधवा विवाह होते थे, विधवा विवाह होते थे। अब हमारे समाज में जब अंग्रेजों ने हमें गुलाम बनाया तो ये सब समस्याएं थी, तो हमने क्या कहा, वेदों की ओर लुटो। एक आदमी थे, लोटो नहीं, लौटो। एक तो लौटने वाले होते हैं, एक लोटो वाले होते हैं। लौटने वाले कैसे होते हैं? वो वेद को अंतिम सत्य, देखो वेदों में जो अच्छा दिया उसे अपनाओ, अगर कुछ गलत दिया है तो उसको संशोधित करो। ज्ञान का मतलब ही है क्या है? प्रवाहमान रहे, बदलता रहे। कैसा है? जो जिस चीज में गति नहीं है वो निरर्थक है। इस दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है जिसमें गति ना हो। आप जिस धरती पर रहते हैं ये इसमें भी गति होती है। 1 साल बाद हो सकता है यहां पर समुद्र हो, क्योंकि आपको पता है, मैंने आपको ज्योग्राफी में पढ़ाया, भूगोल में पढ़ाया है कि जहां हिमालय है, आज जहां हिमालय है, इतना ऊंचा हिमालय है कि विश्व का सबसे ऊंचा है, वो सबसे ऊंचा है। एवरेस्ट की चोटी है वहां पर, कितनी ऊंची चोटी है। केटू है, कंचनजंगा है, इतने ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं। वहां कभी समुद्र था, टैथिस सागर था वहां पर, वहां पर्वत नहीं बल्कि सागर था, सागर। सोचो, परिवर्तन हुआ और अब क्या बन गया? हिमालय बन गया। इसलिए दुनिया में परिवर्तन ही परिवर्तन है, परिवर्तन के बिना कुछ नहीं है। तो हमने क्या कहा? वेदों की लुटो। दयानंद सरस्वती आर्य समाज के संस्थापक ने ये बात कही थी। ऐसे ही यहाँ क्या हो रहा है? ये भी लोग प्राचीन काल की तरफ लौट रहे हैं, इनका पुनर्जागरण हो रहा है। क्या हो रहा है? पुनर्जागरण हो रहा है। जब पुनर्जागरण होता है तो लौकिक जीवन पर बल किस पे दिया जाता है? मतलब पुनर्जागरण का मतलब क्या है? पुनर्जागरण का मतलब है मध्यकाल से निकलना। क्या है? मध्य काल से निकलना कहा गया पुनर्जागरण को, मध्यकाल से निकलना कहा गया। जब पुनर्जागरण पर बल दिया जाता है, पुनर्जागरण तो लौकिक जीवन, 2 तरह के जीवन होते हैं, एक अलौकिक जीवन, एक लौकिक जीवन। समझ में आ गया? आपने एक समाज को सुनो होगा कि वहां कहा जाता है, इतनी मिलेंगी, कितनी मिलेंगी? 72 मिलेंगी। तू चढ़ जा सूली, मार दे 20 लोगों को बंदूक लेकर, तो ये 72 मिलेंगी। क्या करेगा 72 का? अरे एक से आदमी परेशान है, जिसने 2 कर ली उसके दोनों गाल सूजे हैं। पूछो किसी साधु, 72 की 72 हूरें मिलेंगी। अबे क्या करेगा 72 हूरों का? आप समझ पा रहे होगे? तो अब इसका मतलब क्या है? ये अलौकिक जीवन पर जोर दे रहे हैं, है या नहीं है पता नहीं है, लेकिन जो हमारा ये जीवन है इसको सुधारो, वर्तमान में जिया करो, भविष्य में नहीं, भूतकाल में नहीं। पहले आपने गलतियां की उनसे सीख लो, भविष्य के लिए प्लानिंग करो, लेकिन हमेशा वर्तमान में जियो। किसमें जीना है? वर्तमान में। तो यहां पर लौकिक जीवन पर, किस पर? लौकिक जीवन पर बल दिया गया, जीवन पर बल दिया गया। जब लौकिक जीवन पर बल दिया जाता है, इसका मतलब इस संसार पर बल दिया जाएगा, तो इसका मतलब मानव के विकास की बात कही जाएगी। किसकी बात कही जाएगी? मानव की। मतलब मानवता पर बल। किस पर बल मिलेगा? मानवता पर बल दिया जाएगा। जब मानवता पर, मानव के लिए बल दिया जाएगा तो नई नई खोजें की जाएंगी, नई नई मशीनों का आविष्कार किया जाएगा, जल्दी मानव गति प्राप्त कर सके। रेल का आविष्कार हो रहा होगा, मशीनों का आविष्कार हो रहा होगा, कार का आविष्कार हो रहा होगा, प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार होगा। आप समझ रहे हो? बड़े बड़े जहाजों का आविष्कार होगा। जब बड़े बड़े जहाजों का आविष्कार होगा, वो जहाज ऐसा तो नहीं है कि बंदरगाहों पर खड़े होने के लिए बनाए जाएंगे, तो उनसे क्या होगा? लोग घूमने जाएंगे। क्या करेंगे? इससे नए नए समुद्री मार्गों की खोज होगी। क्या होगी? जब नए नए समुद्री मार्गों की खोज होगी तो क्या होगा? कभी इन्हें अमेरिका मिलेगा, कभी क्या मिलेगा? अमेरिका मिलेगा, कभी इन्हें न्यूजीलैंड मिलेगा। क्या मिलेगा? न्यूजीलैंड की खोज होगी, ऑस्ट्रेलिया की खोज होगी। क्या होगी? ऑस्ट्रेलिया की खोज होगी। और भारत के समुद्री मार्ग की, भारत खो थोड़ी गया था कोई, हम तो यूरोप से पुराने हैं। जब हड़प्पा, जब अंग्रेज यूरोप वाले
शिकार करना नहीं जानते थे। हमारे यहाँ तब हड़प्पा सभ्यता थी। क्या थी? हड़प्पा थी। और हड़प्पा के माध्यम से हम बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना रहे थे। तो तुम हमें क्या खोजोगे रे? हमारे समय में, हड़प्पा के समय में व्यापार होता था समुद्री मार्ग। तो कोई लिख दे कि वास्को डी गामा ने भारत की खोज की, जो बेवकूफ है क्या? भारत खो गया था क्या? अरे भारत क्या सुई है जो खो जाएगा? भारत की खोज नहीं, भारत से व्यापार करने के लिए, यूरोप से भारत को व्यापार करने के लिए एक नए समुद्री मार्ग की खोज की, जो कैप ऑफ गुड होप होते हुए भारत आता था। बात समझ में आ गई? इनकी खोज होगी, जब इनकी खोज होगी तो व्यापार बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा? व्यापार बढ़ेगा। तो मैंने क्या बताया? मानवता पर बल। क्या मिला? मानवता पर बल मिला। अब मानवता बल क्या होगा? व्यक्तिवाद पर बल मिलेगा। क्या मिलेगा? व्यक्ति की वैल्यू बढ़ेगी, व्यक्तिवाद पर बल। व्यक्तिवाद पर बल मिलेगा तो खोजों की क्या होगी? खोजों पर बोल दिया जाएगा, मतलब जिज्ञासा और तर्क। जिज्ञासा एवं तर्क पर बल, जिज्ञासा एवं तर्क पर बल दिया जाएगा। उससे क्या होगा? आप सीधे लिख लेना, जिज्ञासा एवं तर्क पर बल से क्या होगा? उससे क्या होगा? उससे नए नए समुद्री मार्गों की खोज होगी। क्या होगी? नए नए समुद्री मार्गों की खोज होगी। और इनके लिए कौन आगे आएगा? एक तो वास्को भैया डी गामा और एक कोलंबस भैया आएंगे। एक होंगे आपके कुक भैया, एक तस्मान। ये सब आगे आएंगे। क्या आएंगे? आगे आएंगे। इतनी बात समझ गए आप लोग? अगर इसे उतारना चाहते हो तो उतार सकते हो, नहीं उतारना चाहते तो आपकी इच्छा है। देखिए, जो पुर्तगाली थे, पुर्तगाली क्या हमारे यहाँ जो व्यापार है, पुर्तगाली व्यापारी थे। हमारे यहाँ जो व्यापार है वो हड़प्पा काल चला आ रहा है। अगर आपने प्राचीन भारत नहीं समझा है तो आप हड़प्पा काल को नहीं समझ सकते हैं। हड़प्पा काल क्या? वह संस्कृति जो सबसे पहले भारत में मिली, और एक ऐसी संस्कृति कि जिसका विकास है आज भी हमारे फुरैया शहर से अधिक है। उसकी सड़कें समकोण पर करती थी, नालियां पक्की बनी हुई थी, आप समझ रहे हो, और शौचालय मुख्य गली में और द्वार मुख्य गली से दूसरी गली में खुलते थे, लिंक गली में खुलते थे। तो हड़प्पा काल से हमारे यहाँ व्यापार हो रहा था, हम लोग समुद्री मार्ग से व्यापार कर रहे थे। तो इस वजह से क्या हुआ? मध्यकाल में बहुत सारे व्यापारियों का आकर्षण बढ़ा भारत से व्यापार करने का, और लगातार व्यापार चलता रहा। लेकिन मैंने बताया कि मध्यकाल में क्या हुआ? ओटोमन साम्राज्य ने तुर्की और उसके आसपास क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया, वहां पर कुछ तो दुनिया पर ही कब्जा किया। उससे क्या हुआ? व्यापार बंद हो गया। तो नए समुद्री मार्गों की खोज की गई, और उसके माध्यम से क्या हुआ? पहले आपके पुर्तगाली आए, फिर डच आए, अंग्रेज आए, डेनिश आए और फ्रांसीसी आए, इस क्रम में आए। और इन सब कंपनियों लगभग 350 वर्षों तक भारत की सामाजिक स्थिति, भारत की राजनीतिक स्थिति, भारत की आर्थिक स्थिति, इन सब स्थितियों को उन्होंने प्रभावित किया। तो अगर हम देखें तो पहला पॉइंट क्या होगा? भारत आने वाले यूरोपियों में पुर्तगाली नाम ही में गाली लिखा है इनका, पुर्तगाली प्रथम थे जिन्होंने मसाला व्यापार को ध्यान में रखते हुए भारत में प्रवेश किया और विभिन्न स्थानों पर फैक्ट्रियां, कारखाने या गोदाम बनाए। पहले अगर हम इस लाइन को समझना है तो इस लाइन को हमें समझें। एक तो है मसाला व्यापार। आपने जितना भी सुना होगा यूरोप में मसाला भेज रहे हैं हम, यहाँ मसाला भेज रहे हैं, वहाँ मसाला। ये यूरोपी मसाला कितना खाते थे?
इन्हें सुबह दिक्कत नहीं होती थी। ये मसाला क्यों खाते थे? क्या था मसाले में ऐसा? इतना मसाला खाते थे कि मसाले का व्यापार करते थे, जहाज के जहाज मसालों से जाते थे। ऐसा नहीं है। यूरोप क्या है, ठंडा प्रदेश है और वहां पर पीने के लिए शराब, जीने के लिए शराब, क्योंकि इतनी सर्दी में शराब ही हमें गर्मी दे सकती है। दूसरा, खाने में वो मीठ का प्रयोग बहुत करते थे। कारण क्या था? इतनी सर्दी में सरवाइव करने के लिए आपको मांसाहार बनना ही पड़ेगा। दूसरा, वहां इतनी खेती भी नहीं होती होगी सर्दियों में। अब है क्या, बड़े बड़े जानवरों का शिकार करके अगर उन्हें बेचना है तो उसमें फ्रिज थे क्या, या और कोई व्यवस्था इसमें मांस को सड़ने से बचाया सके? नहीं। तो उसमें इन जो मांस के पदार्थ हैं, जो मीट के पदार्थ हैं, उन पर मसाले का लेप लगाया जाता था, जिससे वो सड़ते नहीं थे, जिससे वो खराब नहीं होते थे। इसलिए मसाले का प्रयोग बहुत अधिक मात्रा में किया जाता था। इसलिए मसाले का व्यापार एक मुख्य व्यापार था मध्यकाल और शुरुआत के आधुनिक काल में। आज मसाले का व्यापार उतना बड़ा व्यापार नहीं माना जाता है। इतनी बात समझ में आ गई? फैक्ट्रियां, कारखाने या गोदाम बनाए जाते थे। अब बात आती है फैक्ट्री, कारखाने या गोदाम, ये क्या थे? ये जो हम फैक्ट्री लिख रहे हैं, फैक्ट्री, गोदाम या कारखाने। कारखाने से ऐसा जाता है कि यहां कोई ना कोई उत्पादन होता था। नहीं, ये उत्पादन केंद्र, पहली बात तो ध्यान रखना, पहली बात ध्यान रखना, ये उत्पादन केंद्र नहीं थे। ये उत्पादन केंद्र नहीं थे, बल्कि ये क्या थे? बल्कि क्या थे? ये थे कैसे गोदाम में क्या रखते हैं? सामान को रखते हैं, अनाज, अस्त्र शस्त्र और अनाज रखने के, अनाज व अस्त्र शस्त्र के भंडार गृह थे। इसके अलावा अब हम यहाँ पर कभी कोठियों का भी प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? कोठियां क्या थी? कोठियों का प्रयोग करेंगे, मतलब मकान रहने के लिए। एक बात बताओ, अगर कोई व्यापारी यूरोप से यहाँ आएगा और व्यापार करेगा, 6 महीने रहेगा, तो खुले में टेंट में रहेगा क्या? टेंट में नहीं रहेगा। वो अपने लिए मकान बनाएगा, बस्तियां बनाएगा। क्या बनाएगा? बस्तियां बनाएगा, गोदाम बनाएगा, अपने क्या बनाएगा? दफ्तर बनाएगा। दफ्तर मतलब ऑफिस बनाएगा। क्या बनाएगा? कार्यालय बनाएगा, कार्यालय। तो पूछ लेगा जो कारखाने, गोदाम हैं, ये क्या उत्पादन केंद्र हैं? ना बाबा ना, ये उत्पादन केंद्र नहीं। क्या है? ये भंडार गृह हैं। क्या है? अब इनकी पद्धति इन्होंने सीखी किससे थी? पुर्तगालियों ने ये पद्धति किससे सीखी थी? लिखना नहीं, मैं लिखा दूंगा अभी, थोड़ा सब्र करो। मैं अगर लाइन में लिखा हूं तो लिखो, जब मैं ऐसे लिखा हूं तो ना लिखो, क्योंकि नहीं तो क्या होगा, सब मामला गड़बड़ हो जाएगा। समझो, समझ गए तो लिखना आसान है, अगर समझे नहीं तो लिखना मुश्किल है। तो ये जो कारखाने, फैक्ट्री, ये सब जो इन्होंने सीखा, ये इटली के व्यापारियों, किससे सीखा था? इटली के व्यापारियों से सीखा था। किसे सीखा था? इटली के व्यापारियों से सीखा था। इतनी बात समझ में आ गई कि ये फैक्ट्री, गोदाम, कारखाने जो हैं वो क्या है? उत्पादन केंद्र ना होकर भंडार गृह हैं। क्या है? ये भंडार गृह हैं, जिनमें अनाज रखा जाता है, मसाले रखे जाते हैं, इनके व्यापार के सामान रखे जाते हैं, अस्त्र शस्त्र रखे जाते हैं। इसके अलावा यहाँ मकान मिलते थे, दफ्तर मिलते थे, और क्या मिलते थे? कार्यालय इनके मिलते थे। समझ में आ गई बात? अब एक बात इतनी समझ गए होंगे आप लोग, तो एक बात और समझो कि सबसे पहले कौन आया? वास्को डिगामा आया। सन आपको पता है किसमें आया? 1498 में आया। किस तट पर आया था पता है आपको? मालाबार तट पर। किसमें आया था? मालाबार तट। मालाबार तट क्या है? अगर आप नहीं जानते हो तो हम आपको एक नक्शा बना के दिखाते हैं। ये है, इस तट को मालाबार तट क्या कहते हैं? मालाबार तट कहते हैं। इस तट को कोरोमंडल तट क्या कहते हैं? कोरोमंडल तट कहते हैं। क्या कहते हैं? कोरोमंडल तट कहते हैं। याद रखना, पेपर में पूछ लेगा। मालाबार तट भारत के पश्चिम में, आप जानते हो पूरा पश्चिम किधर होता है? अगर हम मैप में ऐसे करके
एरो बना दें, ऊपर उत्तर होगा, नीचे दक्षिण होगा, इधर पूर्व होगा और इधर पश्चिम होगा। तो भारत के पश्चिम में मालाबार तट है, इतनी बात समझ में आ गई। और पूर्व में क्या है, कोरोमंडल तट है। तो मालाबार तट पर एक बंदरगाह है, कालीकट बंदरगाह। कौन सा बंदरगाह है, कालीकट बंदरगाह है। बंदरगाह का चिन्ह ऐसे होता है, गोला मारो, इसमें एक बिंदी लगा दो, तो क्या मतलब हो जाएगा इसका, बंदरगाह हो जाएगा। क्या मतलब होगा इसका, बंदरगाह होगा। ये मैप में सीख लेंगे आप लोग। यहाँ का एक राजा था जमोरिन, मतलब नाम क्या था पता नहीं है, लेकिन वहां के राजा को जमोरिन कहते थे। क्या कहते थे, जमोरिन एक पदवी होती है। क्या होती है, पदवी होती है। तो जमोरिन कौन था, ये राजा था। इसने इसका किया स्वागत। क्या किया, जो आओ राजा आओ, स्वागत है, आओ राजा आओ और कुंडी ना खड़काओ। लेकिन जब इसने कुंडी नहीं खटकाई, सीधा इसके पास आया, तो क्या हुआ, अरब व्यापारियों ने इसका विरोध किया। क्या किया, विरोध किया। पूछ लेगा, जब वास्को डिगामा पेपर में पूछ लेगा कि वास्को डिगामा जब भारत आया तो कहां के व्यापारियों ने इसका विरोध किया था। आप कहोगे इटली के व्यापारी, आप कहोगे जर्मनी के व्यापारी, अरब व्यापारी नहीं बोलोगे, पढ़ा। इसलिए ध्यान रखना, अरब व्यापारियों ने विरोध किया। लेकिन अरब व्यापारी मुस्लिम है, वास्को डिगामा ईसाई है, लेकिन यह विरोध आर्थिक है, धार्मिक नहीं। कैसा विरोध है ये, आर्थिक विरोध है। कैसा विरोध है, आर्थिक विरोध किया। कैसा किया, आर्थिक विरोध किया था। इसके बाद वास्को डिगामा जब यहां आया था, तो आप मानिए इसका जितना खर्चा हुआ था यात्रा पर, उससे 60 गुना अधिक पैसा, अधिक लाभ कमा कर ले गया। क्या ले गया, अधिक लाभ कमा कर ले गया। फिर इसके बाद दूसरे जो आए वो थे कैम्ब्राल। इस वास्को डिगामा का दूसरा जो बेड़ा आया वो कैम्ब्राल का आया। वो अधिक इंपोर्टेंट नहीं है, लेकिन अधिक इंपोर्टेंट नहीं है। इतनी बात समझ में आ गई आपके। तो आगे बढ़ते हैं, सब कुछ लिखाऊंगा, समझ लो, क्योंकि बोर्ड छोटा है, स्लाइडिंग बोर्ड नहीं है, तो ऐसे खिसका दे। तो हमें क्या करना पड़ता है, अपने कपड़े को लेकर ही खिसकाना पड़ता है। इतनी बात समझ में आ गई। तो अब एक बात देखो कि पुर्तगालियों का पहला गवर्नर कौन था। पुर्तगालियों का पहला गवर्नर कौन था, फ्रांसिस डी अल्मीडा। कौन था, फ्रांसिस डी अल्मीडा। जो नाम अजीब है, अल्मीडा। इसको भारत में पहला पुर्तगाली गवर्नर बनाया गया। क्या बनाया गया, भारत में पहला पुर्तगाली गवर्नर इसको बनाया गया था। इतनी बात समझ में आ गई। अगर इतनी बात समझ में आ गई, इसने क्या किया, इसने एक ब्लू वाटर पॉलिसी चलाई, नीले सागर की नीति। मतलब नीले सागर की नीति क्या था, इसका उद्देश्य था, पुर्तगाली सरकार ने इसे आदेश दिया कि आप सागर में नियंत्रण करो, जिससे जो भी व्यापार करे वो हमसे परमिशन ले। क्या ले, हमसे परमिशन ले। काफिला पद्धति चलाई। तो अब इसकी नीति क्या थी, ब्लू वाटर पॉलिसी। पूछ लेगा ब्लू वाटर पॉलिसी किसने चलाई, तो आप क्या कहेंगे, फ्रांसिस डी अल्मीडा ने। इसके बाद अल्बुकर्क कौन आया, अल्बुकर्क आया। इसे ही वास्तविक संस्थापक माना जाता है पुर्तगाली शक्ति का। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इसने कईयों को हराया। एक तो 1510 ईस्वी में इसने गोवा को छीन लिया बीजापुर के शासक आदिल शाह से। किसे छीन लिया था, बीजापुर के शासक आदिल शाह से। अल्बुकर्क ने क्या किया, गोवा को छीन लिया। बाद में गोवा पुर्तगालियों की राजधानी बनी। क्या बनी, अल्बुकर्क ने कहा कि हमें भारत में अपनी संख्या बढ़ानी है, सांस्कृतिक रूप से जुड़ना है। इसलिए इसने कहा कि पुर्तगाली पुरुष भारतीय महिलाओं से अधिक शादी करें, जिससे क्या हो, हम सांस्कृतिक रूप से जुड़ सकें। इसी ने ये बात कही थी। अल्बुकर्क आया। इतनी बात समझ में आ गई। इन्होंने एक आर्मेडा काफिला पद्धति, कार्टेज आर्मेडा काफिला पद्धति चलाई। ये पद्धति क्या थी, कार्टेज आर्मेडा काफिला पद्धति।
अगर समुद्र में किसी को व्यापार करना है, अगर समुद्र में किसी को व्यापार करना है तो उस व्यापार का इनसे टैक्स देना होगा, मतलब एक परमिट प्राप्त करना होगा। क्या करना होगा? परमिट प्राप्त करना होगा। जब आप परमिट प्राप्त कर लेंगे तो आपकी सुरक्षा कौन करेगा? पुर्तगाली करेंगे। और यदि ऐसा नहीं करोगे, यदि ऐसा नहीं करोगे तो ये लोग तुम्हें लूट लेंगे, तुम्हारे जहाज को लूट लेंगे। लेकिन जिन लोगों को ये परमिट मिलता था उन्हें भी काली मिर्च का और गोला बारूद का, किसका? गोला बारूद का व्यापार करने की अनुमति नहीं थी। वो भी काली मिर्च और गोला बारूद का व्यापार नहीं कर सकते थे। अब है क्या, आप यहां पर शासक बनने आए हैं, वो आप कर, हाँ जी, काफिला पद्धति, इसके माध्यम से एक परमिट मिलता था, इसके माध्यम से एक परमिट मिलता था। उस परमिट के माध्यम समुद्री मार्ग में क्या कर सकते? व्यापार कर सकते थे। एक बार अकबर ने भी ये परमिट लिया, क्योंकि अकबर स्थल पर बहुत शक्तिशाली था, ये उसके आसपास भी नहीं थे, लेकिन जहाज के लिए उसने लिया। लेकिन अब आप यहां शासक बनना चाहते हो और आप क्या कर रहे हो? लूटमाट कर रहे हो। लूटपाट करोगे तो लूटपाट करने से क्या होगा? आपको सहयोग नहीं मिलेगा स्थानीय लोगों का, बल्कि विरोध होगा। इसलिए पुर्तगाली सबसे पहले आए, फिर भी अंग्रेजों की तरह शासन स्थापित नहीं कर पाए। क्या नहीं कर पाए? शासन स्थापित नहीं कर पाए। कारण क्या था? इनकी लूटपाट की पद्धति थी। कैसी? दूसरा ईसाईकरण। दूसरा क्या था? ईसाईकरण। ईसाईकरण की इनमें पद्धति थी। क्या था? ईसाईकरण की, मतलब ये जबरदस्ती भारतीयों को क्या बनाना चाहते थे? ईसाई बनाना चाहते थे। क्या बनाना चाहते थे? ईसाई बनाना चाहते थे। इसलिए भी ये पिछड़ गए। इसके अलावा ये डचों से हारे, डचों से हारने के अलावा ये अंग्रेजों से हारे। अरे सबसे बड़ी बात क्या हुई? आपने अगर देखा हो, मैप भैया द्वारा आते हैं, ये है पुर्तगाल, ये है स्पेन। अरे बिगड़ जा, ये है पुर्तगाल, ये है स्पेन। अब आप सोचिए, पुर्तगाल और स्पेन, पुर्तगाल भारत में शासन कर रहा है, स्पेन ने इस पूरे पुर्तगाल पर शासन कर लिया। अब सोचो, तेरा वजूद ही नहीं, तू क्या शासन करेगा? तो शासन भारत में किसका हो गया? स्पेन का हो गया। पहले ये इनसे निपटेंगे, हमसे निपटने आएंगे। ये खुद निपट गए थे, हमसे क्या निपटते? समझ में आ गया? स्पेन ने पुर्तगाल को ही मिला लिया, पुर्तगाल ही खत्म, तेरा वजूद ही नहीं रहा। अब जब वजूद ही नहीं रहा तो करेंगे क्या? खत्म कहानी, खेल खत्म हुआ। लेकिन इन्होंने क्या किया? एक तो इनकी देन अगर देखें, इन्होंने क्या क्या फायदा किया। एक प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की गोवा में पहली बार, सबसे पहले। समझ में आ गया? इन्होंने बड़े बड़े जहाज निर्माण क्या बनाए? जहाज निर्माणों का निर्माण किया। जहाज निर्माण, बड़े बड़े जहाज बना सिखाए इन्होंने हमें। इसके अलावा इन्होंने तंबाकू खेती, हमें नशेड़ी बना गए, तंबाकू की खेती करना सिखाई। ये नशेड़ी बना गए, हमें क्या बना गए? पुर्तगाली नशेड़ी बना गए। अब चिलम चलती थी, सूत कर राजा ऐसी डला है, दुनिया में अलग खो गया है। तंबाकू खेती। एक होती गौथिक स्थापत्य कला, मतलब यूरोप की कला को गौथिक स्थापत्य कला कहते हैं, भवन निर्माण की कला। जैसे देखा आपने चर्च में, चर्च के ऊपर का आकार कुछ अलग तरह का होता है। जो यूरोप में घर बने होते हैं वो ऐसे करके बने, पैने आकार के थोड़ी से, कहाँ बर्फ गिरती है, बर्फ जम नहीं पाए, ऐसी कला हमारे यहाँ बनाई गई। ऐसी गौथिक कला में पहले राष्ट्रपति भवन भी ऐसी ही कला से बना हुआ है। इसके अलावा यूरोपीय चित्रकला के तत्व भारतीय चित्रकला के तत्व कहाँ आए? भारतीय चित्रकला में आए। आपने एक पेन देखा हुआ, आजकल बच्चे बहुत मांगते हैं, यूनिकॉर्न पेन। पेंसिल होती है, उसके ऊपर एक घोड़ा होता है। क्या होता है? देखो, नहीं देखा हुआ आपने, आप थोड़े से पुराने जनरेशन के हो मुझसे, मेरी जितनी नई जनरेशन के नहीं हो, सब लोग मुझसे बुजुर्ग हो। एक यूनिकॉर्न पेन होता है। क्या होता है? यूनिकॉर्न। उसमें क्या होता है? मैं चित्र नहीं बना पाऊंगा घोड़े का, ऐसे ही समझ लो, बहुत बुरा चित्र बनेगा नहीं तो। उसमें क्या, घोड़े के पंख होते हैं। क्या होते हैं? ये यूरोप से आया है। हमारे यहाँ तो उड़ने के लिए पंखों की जरूरत ही नहीं होती है। अगर ऐसे कोई कर दे, समझ में आ गया, तो समझो उड़ गया। हनुमान जी देखे हैं आपने? पंख हैं क्या? अरे हमारे जरूरत ही नहीं है पंखों की, लेकिन उनके यहाँ है। आपने देखी है परी? परी देखी? परी, एंजल कहते हैं उसे।
परी के क्या होते हैं, पंख होते हैं। देखिए आपने, वो भी हमारे यहाँ की नहीं है परी। हमारे यहाँ लक्ष्मी जी को उड़ने के लिए पंखों की आवश्यकता नहीं पड़ती है, आप रातों रात कंगाल हो जाओगे। समझ में आ गया? अपने आप उड़ जाती हैं, तो उनके लिए पंखों की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन वहां पर परी के लिए पंखों की आवश्यकता। वो परी भी कहां से आई है? यूरोप। इतनी मिल गई है कि हम समझ ही नहीं पाते कि परी हमारे यहाँ की है। हम तो अपने बच्चों के नाम भी परी रखने लगे हैं। हमारे यहाँ तो एक ही चीज की परी होती है, 100 ग्राम की परी, 200 ग्राम की परी, जिससे दूध नापते हैं। वो देखा है अपने गाँव में? उसे परी कहते हैं, उसे परी कहते हैं। लेकिन यूरोप में परी क्या होती है? पंखों वाली होती है। क्या होती है? पंखों वाली होती है। इतनी बात समझ गए आप लोग? देखिए अब है क्या, मैं आपको बताऊं, इतना मैंने लिखा दिया। एक महिला थी कैथरीन। कौन थी? कैथरीन। और एक थे चार्ल्स। ये थे पुर्तगाल के और ये थे इंग्लैंड के। ये राजकुमारी पुर्तगाल की, ये राजकुमार इंग्लैंड के। एक हो गए। क्या हो गए? एक हो गए। मैंने आपको गणित का एक सूत्र बताया था, 1 + 1 अगर 2 हो जाए तो क्या है? वो गणित है। 1 + 1 अगर 11 हो जाए तो क्या है? वह संगठन है। पूरा नहीं बताऊंगा, यही छोड़ दूंगा। और 1 + 1 अगर 1 ही रह जाए, वह प्रेम है। क्या है? प्रेम है। तो वही हुआ, कैथरीन और चार्ल्स की शादी हुई और वो क्या हो गए? परिणय सूत्र में बंध गए। कैथरीन पुर्तगाल की थी, बंबई पुर्तगाल पर था, इनको दहेज में मिल गया। समझ लो, अंग्रेजों को दहेज में कैसे मिला था? इंग्लैंड के चार्ल्स राजकुमार थे, इन्होंने यह किसे दे दिया? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। क्या दे दिया? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप दिया। बात समझ में आ गई? तो देखिए आज हमने सीखा पुर्तगाली, इसमें गाली शब्द बहुत लगा है, इनको गाली देते रहो। पुर्तगालियों का भारत में आगमन हमने देखा कब आए, उन्होंने क्या क्या किया, आपने पूरा समझा। अब आपके लिखित नोट्स नहीं होंगे, या अगर आपके लिखित नोट्स नहीं है और आप चाहते हैं कि हमें क्लास के नोट्स भी मिलें, तो मुझे व्हाट्सएप पे DM करें, मतलब मैसेज करें। मेरा मोबाइल नंबर है 9149282639। इसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। मेरी आईडी है विश्वेन सिंह 143, मतलब मैं प्रेम से ही मानता हूं चीजों को। क्या है? विश्वेन सिंह 143। इसके अलावा आप हमारे YouTube चैनल पर जब वीडियो आता है, वहां भी कमेंट करके कह सकते हैं कि सर मैं नोट्स चाहिए, और आप अपना व्हाट्सएप नंबर छोड़ दें, हम आपको नोट्स पहुंचा देंगे। हम चाहते हैं आप पढ़ें और वर्दी का सपना पूरा करें। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप भारत के किस कोने में रहते हैं, उत्तर प्रदेश के कहां रहते हैं, जहां भी रहते हैं हमारी कोचिंग वहां पहुंचेगी। इस बात का ध्यान रखना। मेरा नाम विश्वेन सिंह जादौन और आप देख रहे थे अग्निपथ एकेडमी का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। सदैव खुश रहिए, हंसते मुस्कुराते रहिए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। एक बात ध्यान रखना, आई फ्लू खत्म हो गया है, लेकिन मच्छर नहीं। मलेरिया और डेंगू से बच के रहो, आसपास सफाई रखो, पेड़ पौधों की रक्षा करो और जानवरों पर दया करो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, उसको वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। लगातार हमारा वीडियो देखते रहें। आज हमारे वीडियो 4 वीडियो आएंगे एक साथ। हिंदी का वीडियो आएगा, रीजनिंग का वीडियो आएगा, मैथ का वीडियो आएगा और GS का वीडियो आएगा। शाम को 6 बजे से लेकर 10 बजे तक हम लगातार YouTube पर बोलते रहेंगे। तब तक आप देखते रहिए अग्निपथ एकेडमी का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।